नागरिकता पार्ट भाग 2 का पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम पूरा 5 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक की चर्चा किया हुआ। अब उसके आगे से हम नागरिकता का जो कानून है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 वीडियो में। पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार जब भारत आज़ाद हुआ तो पहली बार नागरिकता पर कोई कानून भारत में 1955 में बना था। ठीक, देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है। अभी तक जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक, पहले आप लोग पहले एक बार देख लीजिए वीडियो, ये पहले ब्लैक वाइट बोर्ड देख लीजिए, तो फिर हम समझाएं आपको आगे। ठीक, क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा है पहले आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। स्टार्ट करें, देख लिया आप लोग ना। अब देखिए 6 बार संशोधन हुआ है अभी तक। कब कब 1955 में कानून बना, उसके बाद 1986 में पहली बार संशोधन हुआ, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, फिर 2019 में। अभी हाल में संशोधन हुआ है जो CAA NRI वाला जो CAA और NRC जो और NPR वाला जो मामला अभी था ना मुद्दा में 1 साल पहले, उसी की बात वही था। 2019 में संशोधन हुआ था CAA NRC और NPR। ठीक, अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संसद है वो 5 विधि से किसी को भी भारतीय नागरिकता दे सकता है। 5 विधि से दे सकता है और 3 विधि से छीन सकता है। और संसद में कौन मंत्रालय देता है नागरिकता? गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय देता है? गृह मंत्रालय। मतलब 5 विधि से नागरिकता देता है और 3 विधि से छोड़ता है। वो 5 विधि कौन कौन से हैं? पहला देखो, जन्म के आधार पर। पहला विधि कौन सा है? जन्म के आधार पर। मतलब कि किसी विश्व में किसी को भी नागरिकता दिया जा सकता है जन्म के आधार पर। मतलब यहाँ कोई भी आया घूमने विदेश से, कोई मान लीजिए कोई विदेशी महिला आई भारत में घूमने और ताजमहल देखने आई, 1 हफ्ता भारत में रुक गई और डिलीवरी हो गई, मतलब प्रेग्नेंट थी पहले से और यहाँ बच्चा पैदा कर दी, तो उसको जो है मिल जाता था नागरिकता कि जन्म भारत में लिया है, इसको नागरिकता दे दिया जाए। लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। कैसे दुरुपयोग होने लगा? मान लीजिए पाकिस्तान की कोई महिला भारत में आई और यहाँ बच्चा को जन्म दे दी और वो नागरिकता भारत में पा गया, यहीं रहने लगा, अब बड़ा होकर वो आतंकवादी बन गया, तो इससे दुरुपयोग होने लगा ना। तो पहली बार 1986 में संशोधन इसमें हुआ जन्म के आधार पर नागरिकता पे, कि ये कैसे कि आप जो है कोई भी बच्चा कोई भी जन्म ले भारत में तो उसको कैसे नागरिकता मिल जाए। तो पहली बार 1986 में ये संशोधन हुआ कि इसमें से जो है माता या पिता दोनों में से एक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी जो है बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इस पे भी जो है दुरुपयोग होने लगा। कैसे दुरुपयोग होने लगा? मान लीजिए कोई पाकिस्तान का आतंकवादी भारत में घुस आया और यहाँ की जम्मू कश्मीर में किसी महिला से शादी कर लिया, या भारत की किसी महिला से शादी कर लिया और यहीं बच्चा दे दिया। वो बच्चा पैदा हो गया, जब वो बड़ा हुआ तो फिर आतंकवादी बनने लगा। ठीक, फिर इसके बाद उसी जन्म के आधार पर फिर 2003 में फिर संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम में। उस 2003 में क्या संशोधन हुआ पता है? 2003 में ये संशोधन हुआ कि जो माता और पिता जो यहाँ के भारत के नागरिक लिए हुए हैं नागरिकता, वो वैलिड रूप से होना चाहिए, वैध रूप से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई पढ़ाई करने आया या कोई जॉब करके बहाने आया विदेश से भारत में और यहाँ की महिला से शादी कर लिया। मतलब आप जॉब के बहाने करने आए, भारत सरकार को पता है कि आप जॉब भारत में आया है जॉब करने या पढ़ाई करने आया, यहाँ पे चुप्पे से जो है किसी महिला से शादी करके बच्चा पैदा कर दिए, तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जॉब के भारत सरकार से आपने जॉब बताया था कि हम जॉब करने भारत में आ रहे, तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसीलिए कि वैध रूप से होना जरूरी है, तभी अब भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा, देखिए वंश के आधार पर। अब वंश के आधार पर नागरिकता भारत में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से 95% लोगों को वंश के आधार पर नागरिकता दिया गया है। हम लोग को भी किससे मिला है नागरिकता? आप लोग को हम लोग को वंश के आधार पर ही मिला है कि हमारे माता पिता दादा परदादा भारत के, इसी के आधार पर हम लोग को मिल गया। जब 1955 में कानून पहली बार बनाया गया था तो उसमें उल्लेख किया गया था कि वंश के आधार पर नागरिकता में केवल पिता भारतीय होना चाहिए। ठीक है,
माता भारतीय हो चाहे ना हो, लेकिन पिता का होना अनिवार्य है भारतीय, तभी उनके बच्चे को नागरिकता मिलेगा भारत की। ठीक, लेकिन इस पर जो है बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी कि क्यों पिता केवल केवल पिता क्यों भारतीय होना जरूरी है, भाई माता भी जरूरी हो ना, क्योंकि ऐसे तो संविधान का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का तो उल्लंघन है भाई, माता पिता तो बराबर होते हैं महिला पुरुष, तो फिर कैसे केवल पिता भारतीय होना अनिवार्य है। तो 1992 में इसमें संशोधन कर दिया गया कि जन्म के आधार पर जो केवल पिता का नाम था, पिता का भारतीय होना अनिवार्य था, उसमें माता और पिता दोनों जोड़ दिया गया कि माता या पिता दोनों में से एक लोग को भारतीय होना अनिवार्य है, तो उनके बच्चे को जो है जन्म के आधार वंश के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए पंजीकरण के आधार पर। ठीक, अब देखिए तीसरा का पंजीकरण के आधार पर मतलब कोई विदेश से आए भारत में और 7 साल यहाँ रहने लगे, 7 साल से रह चुका हो, तो उसको 7 वर्ष बाद जो है नागरिकता दे दिया जाएगा कि आपने 7 वर्ष गुजार चुका है, आपने भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो ले लीजिए। पंजीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब आप गृह मंत्रालय गए, वहाँ से फॉर्म लिए, फॉर्म भर के आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको 7 वर्ष गुजारना पड़ेगा। और चौथा देखिए, चौथा है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर मतलब कि जो 8वीं अनुसूची आप लोग को बताए हैं ना, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का ज्ञान है, भाषाओं की चर्चा किया गया है। ठीक, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं उसमें से एक भाषा उसको आता हो और कला या विज्ञान में वो पारंगत हो व्यक्ति, तभी उसको नागरिकता भारत को दिया जाएगा। कला मतलब किसी गाना वाना, सिंगर वगैरह, डांस वगैरह, मतलब एक पारंगत हो। अब विद्या मतलब समझते साइंटिस्ट वगैरह, ठीक, डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह सब कुछ हो, तो उसको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब 5वां देखिए, अर्जित क्षेत्र के आधार पर। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले ले और वहाँ पर रहने वाले को भारत की नागरिकता प्राप्त। इसका उदाहरण है 1975 में, जो सिक्किम को हम लोग, पहले सिक्किम दूसरा अलग देश था, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत मिला लिया, तो वहाँ के नागरिक, वहाँ जो सिक्किम में रहने वाले नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता तुरंत दे दिया गया, तो उसको बोला गया कि अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। अभी मान लीजिए भारत सरकार तिब्बत पर आक्रमण कर दे और तिब्बत को अपने कब्जे में ले ले, तो क्या वहाँ के व्यक्ति को नागरिकता नहीं दिया जाएगा, भारत का दिला जाएगा ना। ठीक, तो उसी आधार पर जो है विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने पर। ठीक, अब देखिए संसद 3 विधि से नागरिकता छीन सकता है। संसद कितनी विधि से नागरिकता छीन सकता है? 3 विधि से नागरिकता छीन सकता है। कौन कौन से? त्याग, देखिए त्याग, बर्खास्त और वंचित, ये 3 विधि हैं। ठीक, त्याग मतलब होता है कि जैसे कि हमने दूसरे देश की नागरिकता, जैसे कि भारत की नागरिकता प्राप्त है मुझे और मैं चला गया कि अमेरिका के किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो भारत की नागरिकता अपने आप चला जाएगा, आप तब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे आप। ठीक है, तो इसलिए दिया गया कि त्याग मतलब दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा देखिए बर्खास्त। बर्खास्त मतलब होता है कि अगर आप देशद्रोही कर दिए, देशद्रोह हो गए, जैसे मान लीजिए चीन और भारत में युद्ध हो रहा है, आप चीन का जो है बड़ाई करने लगे, सब कुछ उसके फेवर में बोलने लगे, चीन के फेवर में, तो आप देशद्रोही माने जाएंगे। तो देशद्रोह जब करेंगे तो भारत सरकार जो है आपको बर्खास्त के आधार पर नागरिकता समाप्त कर देगी। तीसरा देखिए वंचित। वंचित मतलब होता है कि अगर आप अवैध रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, झूठ बोल के कि हम 7 साल रह चुके हैं भारत में, ये तमाम तरह के अवैध रूप से, इनवैलिड रूप से अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, भारत सरकार को पता हो जाए, तो आपकी नागरिकता जो है वंचित रूप से, वंचित तरीके से समाप्त कर देगी। ठीक, अब देखिए इसके अगले पार्ट में हम पार्ट 3 लाने जा रहे हैं नागरिकता, वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।